नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अमेरिकन क्रांति के कारण और उसके ब्रिटेन की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। पहले के व्याख्यानों में हम अधिकांश कारणों पर चर्चा कर चुके हैं। आज एक महत्वपूर्ण कारण बौद्धिक जागृति और अल्पसंख्यक प्रबुद्ध वर्ग की अहम भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकन क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक आधार और दिशा देने का कार्य अमेरिका के एक अल्पसंख्यक प्रबुद्ध वर्ग ने किया। उपनिवेशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने और उसे सही दिशा में रेखांकित करने में बुद्धिजीवी वर्ग की बड़ी भूमिका रही। एच.बी. पार्क्स अपनी पुस्तक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक इतिहास में लिखते हैं, उपनिवेशों के सभी लोगों को क्रांति की भावना का समर्थक नहीं माना जा सकता है। संभवतः किसानों की एक बड़ी संख्या ने राजनीतिक घटनाक्रम में कोई रुचि नहीं ली। समृद्ध वर्गों में बहुत से ऐसे लोग थे जो यथास्थिति में विश्वास रखते थे और ब्रिटिश नियंत्रण की तुलना में अमेरिकी प्रजातंत्र से अधिक भयभीत थे। जब युद्ध शुरू हुआ, अमेरिकी लोगों का बड़ा हिस्सा उदासीन रहा और बहुत से अन्य लोगों ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। अमेरिकी क्रांति संपूर्ण जनसंख्या के एक अल्पसंख्यक वर्ग का ही कार्य था, लेकिन इस अल्पसंख्यक वर्ग में योग्यता, पराक्रम, उदारता और गतिमान उत्साह वाले लोग सम्मिलित थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बुद्धिजीवी नेताओं में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स, न्यूयॉर्क के जॉन जे, पेनिसिल्वेनिया के बेंजामिन फ्रैंकलिन और वर्जीनिया के थॉमस जेफरसन मुख्य चेहरे थे। बुद्धिवादी और उदारवादी चिंतन की लहर से धीरे धीरे अमेरिका के उपनिवेशवासी प्रभावित होने लगे। इन्होंने अपने लेखों, भाषणों और गतिविधियों से लोकतंत्र की महत्ता, जनता की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता एवं समानता के मूलभूत मानवीय अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया। थॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस, जो जनवरी 1976 में जो प्रकाशित हुई, ने भी अमेरिका वासियों में स्वतंत्रता प्रेम की भावना जागृत की। यह पुस्तक लाखों की संख्या में बिकी और इसे प्राय अमेरिका के सभी शिक्षित देशभक्तों ने पढ़ा। इस पुस्तक में थॉमस पेन स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि अमेरिका वासियों के लिए ब्रिटिश शासन की तुलना में स्वशासन अधिक उपयुक्त होगा। उनके सामने अमेरिका में एक नए समाज के निर्माण का अवसर है, एक ऐसा समाज जो उनकी यूरोपीय पृष्ठभूमि के पूर्वाग्रह और अनाचारों से मुक्त होगा। बौद्धिक चेतना के प्रचार में वहां की पत्र पत्रिकाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई। 1733 में न्यूयॉर्क के जेंगर मामले में न्यायिक विजय के बाद अमेरिकन प्रेस को पर्याप्त स्वतंत्रता मिल गई। 1765 में अमेरिका के विभिन्न प्रांतों से कुल मिलाकर 25 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे। इन समाचार पत्रों ने क्रांति के विचारों को फैलाने में बहुत ही शानदार और अहम रोल प्ले किया। इसके साथ साथ कुछ धार्मिक
आयाम भी थे जिन्होंने अमेरिकन क्रांति को और अधिक बढ़ावा दिया। अमेरिका के उपनिवेशों ने यूरोप के विभिन्न देशों में अवस्थित धार्मिक असंतुष्टों की शरणस्थली के रूप में काम किया। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की धार्मिक भावनाओं से दुखी होकर प्यूरिटन, क्वेकर और कैथोलिक ईसाई धीरे धीरे अमेरिका में जाकर बसने लगे। फ्रांस में लुई 14वें द्वारा अपमानित और दंडित किए जाने के बाद ह्यूगेनॉट्स धर्मावलंबी भी अमेरिका में अपना भाग्य आजमाने हेतु चले गए। जर्मनी के धार्मिक संप्रदायों मेनोनाइट्स, मोरेवियन ब्रेडन और पायटिस्ट आदि के अनुयायियों ने भी अमेरिका को एक सुरक्षित और नवीन संभावनाओं से भरपूर शरणस्थली के रूप में देखा। उपरोक्त सभी धार्मिक असंतुष्ट वर्ग शीघ्र ही उपनिवेशों की गतिशील आर्थिक व्यवस्था के लाभों से जुड़ते चले गए और वे अपने मातृ देशों में पुनः लौटने की बात भूल गए और अमेरिका को उन्होंने अपनी कर्मस्थली माना। ये लोग राजनीतिक स्वतंत्रता के आदी नहीं थे और वैचारिक स्वतंत्रता को जीवन का पर्याय मानते थे। ब्रिटिश आधिपत्य के विरोधी और अमेरिका की स्वतंत्रता के पक्षधर बनते चले गए। अमेरिका में बसने वाले लोगों को मुख्य धार्मिक असंतोष इस बात का था कि अनेक प्रांतों में उन्हें भिन्न धार्मिक मतावलंबी होते हुए भी एंग्लिकन बिशप संघवादी चर्च के लिए टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार चर्च को टैक्स देने की इस गतिविधि का तीव्र विरोध करते थे और हेज ये मानते हैं कि अमेरिका की धार्मिक स्थिति राजनीतिक उग्रवाद या परिवर्तनवाद के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। इसी प्रकार अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ उस की जो प्रगति अनेक समय तक चलती रही, अनेक घटनाएं इस दौरान घटी। अमेरिका की इस क्रांति में अमेरिकन उपनिवेशवासियों की सफलता और ब्रिटेन की असफलता के क्या कारण थे उनके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। सबसे पहला जो अंतर हमें दिखाई देता है जिसने अमेरिकन उपनिवेशवासियों की जीत का आधार प्रशस्त किया वह था भौगोलिक पहचान और गतिशीलता का अंतर। अमेरिकी सैनिक अपनी ही भूमि पर लड़ रहे थे। वे अपने भौगोलिक क्षेत्रों को पहचानते थे और इन क्षेत्रों में उनकी गतिशीलता अत्यंत प्रभावशाली थी। वे समय समय पर गुरिल्ला या छापामार पद्धति का भी प्रयोग करते थे, जबकि दूसरी ओर ब्रिटिश सैनिकों के लिए अमेरिका का विस्तृत भूभाग एक मायावी जंगल की तरह था। ब्रिटेन यहाँ से 3000 मील दूर था। यह संभव था कि अमेरिकियों की एक सेना एक जगह हार जाए, किंतु सैकड़ों मील दूर एक नई सेना लड़ने के लिए उठ खड़ी हो सकती ने में संभव नहीं था। ब्रिटिश लोगों के लिए इतने विशाल प्रदेश को अपने नियंत्रण में रख पाना भी असंभव था। सैनिकों और सामग्री को इतने विशाल समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर पर जहाज़ों से लगातार पहुंचाना भी कठिन था और महंगा भी था। इसके अलावा लंदन से ब्रिटिश सेना का उचित सामरिक संचालन किया जाना भी संभव नहीं था। दूसरा प्रमुख कारण जो इंग्लैंड की हार का कारण बना वह था सैनिक जीवट और नेतृत्व का अंतर। ब्रिटेन के पास प्रशिक्षित सैनिक और सेनानायक थे, अस्त्र शस्त्र भी थे, जबकि अमेरिका के पास न केवल अप्रशिक्षित सैनिक थे बल्कि साधनों का भी अभाव था। कई बार ऐसे अवसर भी आए कि अमेरिकी सैनिकों को अनेक दिनों तक बिना मांस के रहना पड़ा और कई बार बिना आहार के उन्होंने अपना समय निकाला। बहुत से सैनिकों को यूनिफॉर्म भी नहीं मिल पाती थी और वे अपने ही कपड़े पहने रहते थे। सैनिकों को अनेक बार ठंड में बिना कंबल के भी सोना पड़ा।
जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना संख्या में अपेक्षाकृत बहुत कम थी और वह भी कई बार उन्मूलन के कगार पर आ जाती थी। यद्यपि 2 लाख सैनिकों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन कभी भी एक समय पर 16,000 से अधिक सैनिक इकट्ठे नहीं कर पाए और तेज ठंड के दौरान तो उनकी सेना की संख्या कई बार 3,000 के आसपास ही रह जाती थी। दूसरी ओर अमेरिका में ब्रिटिश सेना 30,000 या इससे अधिक ही हर बार होती थी। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखा जाए तो सैनिक दृष्टि से ब्रिटेन का पलड़ा अमेरिकनों से बहुत भारी था। इसके बावजूद ब्रिटिश सेना पराजित हुई। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था सैनिक नेतृत्व और जीवटता का। ब्रिटिश सेना में अधिकांश भाड़े के सैनिक थे। स्वयं ब्रिटेन के लोग अमेरिका जाने वाली ब्रिटिश सेना में शामिल होना पसंद नहीं करते थे। अतः राजा जॉर्ज को जर्मनी के हेस एवं अन्य प्रांतों से 30,000 सैनिकों को भाड़े पर लेना पड़ा। ये भाड़े के सैनिक अमेरिका में ब्रिटिश सेना की ओर से बिना किसी जीवट और आंतरिक लगाव के युद्ध लड़ रहे थे और छोटी सी विपरीत परिस्थितियों में ही ये कई बार मैदान छोड़ दिया करते थे। जबकि दूसरी ओर जॉर्ज वॉशिंगटन का नेतृत्व और उसके नेतृत्व में अमेरिकन लोगों में एक प्रकार का लगाव था कि उन्हें अमेरिका से ब्रिटिश सैनिकों को भगाना है और उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। उनके सामने एक लक्ष्य था कि यदि वो जीते तो उनको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, उनको अपना स्वशासन मिलेगा, जबकि ब्रिटिश सैनिकों के सामने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। अमेरिकी सैनिक उनके संगठन और प्रशिक्षण में अनेकों खामियां और साधनों की कमी होने के बाद भी वे बड़े जीवट और उत्साह के साथ लड़ रहे थे। स्वतंत्रता की भावना प्रबल थी और इसीलिए उन्होंने अपनी कर्मशीलता को अत्यधिक लगन के साथ पूरा किया। जबकि ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध का संचालन पूर्ण कुशलता के साथ नहीं हुआ और ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास में अमेरिकी सैनिकों की जुझारू प्रवृत्ति का आकलन ठीक प्रकार से नहीं किया। अमेरिका के विरुद्ध सैनिक अभियानों में ब्रिटिश सेनापतियों जनरल हार्वे, बर्गाइन आदि ने सही रणनीति और त्वरित गति के साथ युद्ध नहीं किया। वे अत्यधिक आराम तलब थे और शीघ्र प्रयाण नहीं कर पाते थे। एच.बी. पार्क्स का मानना है, लंदन में राजा के मंत्री अधिक योग्यता वाले व्यक्ति नहीं थे। यद्यपि अधिकांश इंग्लैंडवासी औपनिवेशिक साम्राज्य के परंपरागत सिद्धांत का समर्थन करते थे, लेकिन युद्ध के प्रति इंग्लैंड की जनता में उत्साह न्यून था। कुछ उदारवादी अंग्रेज वास्तव में अमेरिका की विजय भी देखना चाहते थे, जिससे कि राजा का अपमान हो और उसके व्यक्तिगत शासन की समाप्ति हो। ठीक इसके विपरीत वॉशिंगटन के रूप में उपनिवेशों को एक ऐसा सेनापति मिला जो अत्यंत प्रभावशाली था और उसमें एक श्रेष्ठतम स्तर तक ईमानदारी, साहस और संकल्प के मूलभूत गुण विद्यमान थे, जिसकी वजह से अमेरिकन उपनिवेशवासियों को इस स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की शक्तिशाली सेना के साथ लड़ाई में विजय मिली। इसी प्रकार अमेरिकन उपनिवेशों को विदेशी सहायता भी पर्याप्त रूप से मिली। विदेशी सहायता की भूमिका भी उनकी जीत में एक निर्णायक रही। अमेरिका की निर्णायक विजय में फ्रांस की सैनिक सहायता का बड़ा योगदान था। 1778 में फ्रांस, 1779 में स्पेन और 1780 में नीदरलैंड ने ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकी सेना को सहयोग प्रदान किया और अमेरिकन
का शक्तिवर्धन किया। दूसरी ओर ब्रिटेन की शक्ति को अनेक स्थलीय एवं नौसैनिक युद्धों में विभाजित कर दिया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण के दौरान ब्रिटेन जिब्राल्टर में युद्धरत था। वेस्ट इंडीज में और उत्तरी अमेरिका में वह लड़ाई लड़ रहा था। अमेरिका को मिली विदेशी सहायता ने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यॉर्क टाउन के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस को इसीलिए समर्पण करना पड़ा क्योंकि अमेरिका एवं फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने उसे घेर लिया था और फ्रांस के नौसैनिक बेड़े ने समुद्र की ओर से उनकी प्रगति का मार्ग बंद कर दिया। इस प्रकार उल्लेखनीय रूप से कहा जा सकता है फ्रांसीसी सेनाओं की सहायता ने अमेरिका के समर्थन की तुलना में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से अधिक प्रेरित होकर उनको मदद प्रदान की थी। इस प्रकार अनेक ऐसे मूलभूत कारण थे जिन्होंने अमेरिकन उपनिवेशों की विजय में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इस क्रांति का क्या प्रभाव और महत्व रहा और इसने विश्व इतिहास को कहाँ तक प्रभावित किया, इसके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।